स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है जेक बोर्ड के द्वारा जो आपका मॉडल पेपर 2024 को रिलीज किया गया है, ठीक है। उसमें दोस्तों आपका जो है क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जो है जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। टोटल दोस्तों 8 प्रश्न पूछा है और आपका जो है 6 का जवाब देना, ठीक है। लेकिन हम लोग 8 प्रश्न का आंसर देखेंगे, ठीक है। कौन एग्जाम में पूछ सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव का आप जो है वीडियो अपलोड हो चुका है उसको देख लीजिएगा। 31 नंबर दोस्तों स्टार्ट होता है प्रश्न 31 नंबर से और खत्म होगा 52 नंबर पे, ठीक है। तो 31 नंबर का था उदारवाद का क्या अर्थ होता है, ठीक है। उदारवाद का मतलब क्या होता है, लिखिएगा। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्रणाली मानते हुए, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से उदारवाद का मतलब होता है दोस्तों ऐसा विचारधारा, ठीक है, जिसके अंदर जो मनुष्य है दोस्तों उसका विवेकशील प्रणाली, ठीक है, मानते हुए जो है सामाजिक संस्थाओं को जो मनुष्य की सूझबूझ और सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, ठीक है। सूझबूझ से काम लिया जाता है उसको उदारवाद कहते हैं। चलिए 32 नंबर दोस्तों पूछा है आपसे भी से, ठीक है, कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे। लिखिएगा 17वीं शताब्दी में आए अंग्रेज ने आम भारतीयों को एक रोटी तक का मोहताज कर दिया, ठीक है। 17वीं जो शताब्दी हुआ तो उसमें दोस्तों जो है अंग्रेज लोग है वो आम भारतीय जो लोग थे दोस्तों उसको जो एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया था, ठीक है। तरसने लगा था सब, ठीक है। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेशी भेजना प्रारंभ किया और इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों पूछा है बहुउद्देशीय, ठीक है, नदी परियोजनाओं से होने वाली 2 हानियां लिखे। हानियां लिखना, पहला हानि कि नदी के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। जो भी नदी का प्राकृतिक बहाव है उसमें बहुत ज्यादा बाधा पड़ता है। अगर बहुउद्देशीय, ठीक है, नदी परियोजना रखे यानी कि बांध बनाया जाता है, ठीक है। तो बांध बनाने से दोस्तों बहाव का जो बाधा है उसमें ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है, ठीक है। जहां एकत्रित कीजिएगा तो सारा जो आपका वनस्पति वो गल जाएगा। चलिए 34 नंबर दोस्तों का है खनिज क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है और इसी को हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर दोस्तों का था ठीक है, संप्रादायिका का मतलब क्या होता है। तो संप्रादायिका का मतलब होता है, इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो परिभाषा प्रकार घटना है, ठीक है। घटना संप्रादायिका एक प्रकार की विचारधारा के रूप में वह है जो व्यक्ति समूह या समुदायों के बीच एक पूर्वाग्रह पर अंतर की पहचान करते जो पूरी तरह से धर्म विश्वास जातीयता आदि पर निर्भर करता है। तो इसी को संप्रादायिका कहते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर दोस्तों कहता है नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नारीवादी आंदोलन क्या है, लिखिएगा महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक, ठीक है, वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी कहा जाता है, ठीक है। जो भी महिलाओं के लिए दोस्तों राजनीतिक होता था, ठीक है, महिलाओं के लिए राजनीतिक और वैधानिक दर्जे के लिए ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, ऊपर के लिए, ठीक है, हक दिलाने के लिए जो शिक्षा और रोजगार का अवसर को बढ़ावा देने लगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों रोजगार भी मस्त था और शिक्षा का भी बहुत अहम भूमिका था, ठीक है। जिसमें आपका व्यक्तिगत के जो जीवन में है उसको बराबरी का मांग दिया लगा, बराबरी का जो पुरुष और महिला दोनों को बराबर का हक देने लगा, ठीक है। तो इस आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर दोस्तों का था साक्षरता दर को परिभाषित करें। तो लिखिएगा साक्षरता दर अर्थात हर 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 100 लोगों में से कितना लोग साक्षर है, ठीक है, साक्षर या फिर पढ़े लिखे हैं उसी को हम लोग साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। चलिए 38 नंबर कहता है जो कि आपका अति लघुत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO के 2 कार्य को लिखे, ठीक है। 2 कार्य को लिखना, 2 वर्ग को लिखना WTO का। आंसर में लिखा है विश्व व्यापार संगठन WTO के 2 कार्य, ठीक है, किन्हीं 2 कार्य। पहला, यह स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, इसका वैधानिक अस्तित्व है, ठीक है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या देगा, बढ़ावा देगा और इसका जो वैधानिक अस्तित्व है यानी कि इसका अस्तित्व भी है, ठीक है। चलिए अभी भी, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो कि 1995 में लागू हुआ था। चलिए लघुत्तरीय की ओर हम लोग बढ़ते हैं
इसमें आपको टोटल 8 गो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, जो कि 6 प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन हम लोग टोटल प्रश्न का देखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में 6 का देना है, ठीक है। चलिए जवाब 39 नंबर का आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखे, ठीक है। नोट मतलब टिप्पणी लिखे, कमेंट लिखना, ठीक है। चलिए लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को यहाँ एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए तो वहां जनरल डायर, ठीक है, 72 बंद गाड़ियों तथा सेनाओं के साथ पहुंचा। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो आपको पता है भयानक हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 यहाँ पर तिथि को आपको दिया, और ये आपका अमृतसर में होता है, ठीक है, पंजाब, ठीक है। और इसमें देखिए उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे व शांतिमय लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। कौन? तो जो जनरल डायर था, ठीक है, बख्तरबंद, ठीक है, वो गाड़ियों तथा सेनों के साथ पहुंचा और उसने जो आम लोग था उसको निहत्या, जो कि कोई कुछ नहीं किया था, उसको मारने का जो है फैसला किया, ठीक है। मारने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी, मरने वाले, ठीक है, जो मरने वाले व्यक्ति थे भारतीय लोग, इंडियन लोग, वो बहुत ज्यादा थे। ऐसे करने के पीछे जनरल डायर का उद्देश्य अनैतिक प्रभाव पैदा करना, वह सत्याग्रही लोगों के मनों में आतंक तथा भय की भावना भरना था, ठीक है। इतना भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है। चलिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा। 40 नंबर का था दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स जो समझौता, ठीक है, जिसको जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ क्या होता है, तो इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना तथा था, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया। इसी को हम लोग ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। चलिए 41 नंबर दोस्तों कहता है, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र के नाम लिखे, ठीक है। तो भारत के लौह अयस्क में दोस्तों 3 वितरण, यानी कि जहां जहां जो क्षेत्र प्राप्त होता है लौह अयस्क के लिए, ठीक है, उसका बारे में आपको लिखना 3 क्षेत्र के लिए। तो भारत में लौह अयस्क के 50% जो भंडार है झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले तथा उड़ीसा राज्य के किलोंझर है, ठीक है, बोनाई, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। जो 50% आपका जो है लौह अयस्क पदार्थ है, ठीक है। चलिए जो कि झारखंड आपका प्यारा राज्य जो कि कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वहां लगी। चलिए आय 242 नंबर कहता है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखे, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग है वैसे उद्योग जो कच्चे माल के पूर्ण रूप से वनस्पति और जंतु पर आधारित उत्पादों का प्रयोग। देखिए कृषि आधारित मतलब जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्या, ये खनिज, ये कृषि होगा, और खनिज, तो खनिज आधारित उद्योग वैसे उद्योग जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, वह प्राथमिक उद्योग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। 43 नंबर दोस्तों कहता है, 43 नंबर की लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन 2 चुनौतियों की चर्चा करें, ठीक है। तो पहला शिक्षा का अभाव, तो भारत में शिक्षा की कमी है, ज्यादा लोग अशिक्षित है, फलस्वरूप जनता प्रजातंत्र का महत्व नहीं समझ पाती, उससे अपने अधिकार और कर्तव्य की सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाती, ठीक है। जो कि शिक्षा का अभाव, यानी कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं, जो भी सरकार के द्वारा योजनाओं लागू होती है वो नहीं समझ पाते। तो ये जो है 2 चुनौतियां, ठीक है। दूसरा आर्थिक असमानता, बाद में आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर है, कुछ लोग तो अमीर है, कुछ लोग, अधिकतर लोग गरीब है, यानी कि कुछ ही लोग में दोस्तों भारत में अमीर है, बाकी तो आपका जो है गरीब ही गरीब है, ठीक है। तो आर्थिक असमानता जो लोकतंत्रीय व्यवस्था के 2 चुनौतियों को निर्भर करता है। चलिए 44 नंबर दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखे, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है, ठीक है। यानी कि देखिए बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है, जो ऐसा राजनीति, ऐसा पॉलिटिक, ठीक है, जिसमें दोस्तों एक देश, एक कंट्री के अंदर, ठीक है, अंदर में दोस्तों जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है, ठीक है, और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है, यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो सत्ता में आ गया और उसका सत्ता खड़ा हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। चलिए 45 नंबर दोस्तों, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। तो ऋण की शर्त में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है, पहला ब्याज दर, दूसरा समर्थक ऋण दर, और तीसरा आवश्यक कागजात, ठीक है। ब्याज दर दोस्तों आपको बताया जाता है, समर्थक यानी कि आप इसके बारे में समर्थक है कि नहीं, ठीक है। आवश्यक कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए तभी तो आपको ऋण देगा। अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए दोस्तों आपको जो कुछ ना कुछ तो
प्रूफ देना होगा, ग्रांटेड देना होगा, ठीक है, या फिर दोस्तों आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट फिलअप करना होगा तब आपको जो ऋण दिया जाता है। चलिए 46 नंबर दोस्तों कहता है उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, ठीक है, जो है निम्नलिखित तरीकों से उपभोक्ताओं की मदद करता है। पहला, वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में मामले दायर करने के लिए जो है दायर करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करता है। दूसरा का कई अवसरों पर उपभोक्ता अदालत में व्यक्तिगत उपभोक्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा, वे लोग में जागरूकता भी पैदा करता है। तो इस प्रकार से 3 गो इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों दीर्घोत्तरीय लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आगे हम लोग लॉन्ग आंसर दोस्तों इसमें टोटल आपको 6 गो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और एक लास्ट दोस्तों आपका मैप से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और मैप दोस्तों आप देख के जाइएगा, पिछले बार दोस्तों मैप में 5 नंबर आपको जो है पक्का करवाए थे जो भी 2023 के विद्यार्थी था, ठीक है। इस बार 2024 में मैप का प्रश्न लेकर आएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा। चलिए तो 47 नंबर कहता है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में काफी मदद की। सरकार के दमनात्मक नीतियों के बावजूद भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही गई। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीतियों का पर्दाफाश किया जाने लगा, ठीक है, इस प्रकार से। 48 नंबर दोस्तों कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत बुनकरों से सूती कपड़े और रेशमी के कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिए क्या किया। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी दोस्तों वो भारत बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाया, ठीक है। कंपनी ने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण बनाना शुरू किया। ऐसा करने के लिए एडवांस का सिस्टम शुरू हो गया है और बुनकरों को एडवांस पैसा दिए जाते थे, ठीक है। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करता था भारतीय बुनकर, ठीक है, जो भी सूती और या कपड़े का जो है रेशमी कपड़े का आपूर्ति करता था, ठीक है, उसको दोस्तों एडवांस पहले से दे दिया जाता था, ठीक है, ताकि आप मन लगा के काम करें, ताकि वे कच्चा माल और उपकरण खरीद सके, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 49 नंबर का था राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो लिखना राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय। पहला, राजनीतिक सुधार के आंतरिक मामलों को विखंडित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। विखंडित करने के लिए जो भी राजतंत्र है, ठीक है, उसको विखंडित यानी कि तोड़ने के लिए। दूसरा, राजनीतिक शास्त्र के लिए अपने सदस्य का एक रजिस्टर रखना अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा, राजनीतिक शास्त्र के लिए यह आवश्यक है कि वे महिला जनजाति को न्यूनतम संख्या में लगभग 1/3 अपनी टिकटें दें, ठीक है, यानी कि टिकट उसको भी देना चाहिए, महिलाओं को भी राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। पांचवा यानी कि चौथा, जापान में महिलाओं के लिए कोटा में वैधानिक निर्णय लेने की आवश्यकता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 50 नंबर दोस्तों का था सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, आंसर में लिखा है किसी देश का आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के योगदान करता है, ठीक है। पहला, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण एवं विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। दूसरा, यह रोजगार के अवसर पैदा करता है। तीसरा, विकास के लिए संसाधन को जुटता है, ठीक है, सार्वजनिक यानी सभी के लिए, ठीक है। चलिए 51 नंबर दोस्तों कहता है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें, ठीक है, जो भी मृदा पाया जाता है। तो भारत में कुल 208 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जिनका उर्वरक क्षमता अलग अलग होता है, यानी कि उसको में उपजाने के का अलग अलग होता है, ठीक है। काला मृदा में कपास उगता है, जलोढ़ मिट्टी जैसे आपको पता लिटराइट हो गया, ठीक है, मरु जंगली, और यहाँ पर पीटी जैसे कि यहाँ पर दिया है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मंगरू मिट्टी, ठीक है, मरु मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीटी मिट्टी शामिल है। तो इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपका जो 52 नंबर में जो एक मैप से संबंधित है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं जो मैप मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, मैप का एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें इसका भी मैप हम आपको बता देंगे और साथ में दोस्तों मैं खुद आपका जो 4 मैप बताऊंगा जो कि झारखंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो कुल 5 प्रश्नों का मैप आपको जो है आने वाला, और उस 5 मैप का प्रश्न देख लीजिए तो एक आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम 2024 में पक्का होने वाला है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर गैस पेपर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक तैयारी करना चाहते हो तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं तो गैस पेपर को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।